आज यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़े फैसले की रात है। अब से सिर्फ 120 मिनट बाद यूक्रेन युद्ध पर निर्णायक बैठक होने जा रही है और फ्लोरिडा में ज़ेलेंस्की और ट्रंप आमने सामने बैठकर शांति समझौते के मसौदे पर बात करेंगे। लेकिन उस मीटिंग से पहले ही ये सवाल उठ रहे हैं कि यूक्रेन में शांति आएगी या फिर नए साल में इस जंग का दायरा यूरोप के देशों तक फैल जाएगा। सवाल इसलिए क्योंकि शांति समझौते पर अंतिम मुहर पुतिन को लगानी है, लेकिन उनके तेवर से ऐसा होता दिख नहीं रहा। वो अब खुद वॉर जोन की कमान संभाल रहे हैं, जिसके बाद यूक्रेन दहन तेज हो गया और ऐसे में अब खतरा इस बात का है कि अगर पीस अग्रीमेंट पर बात नहीं बनी तो फिर साल 2026 दुनिया के लिए महाविध्वंस वाला साल साबित हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। घड़ी का कांटा तेजी से घूम रहा है। अब से 2 घंटे के बाद फ्लोरिडा में ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच एक ऐसी महामुलाकात होने वाली है जो दुनिया की दशा और दिशा तय करेगी। एक ऐसी बैठक जिससे यह तय होगा कि दुनिया में शांति आएगी या फिर एटमी जंग छिड़ेगी। ट्रंप ज़ेलेंस्की की फ्लोरिडा बैठक में यह भी तय हो जाएगा कि इस जंग पर संधि का कोई मसौदा तैयार होगा या फिर 2026 में इस जंग की आग पूरे यूरोप को जलाएगी। क्योंकि इस मुलाकात में जिस पीस प्लान पर ज़ेलेंस्की और ट्रंप राजी होंगे उस पर अंतिम मोहर पुतिन को ही लगानी है। लेकिन पुतिन के तेवर से साफ है कि वो युद्ध विराम पर तभी सहमत होंगे जब उनकी शर्तों को माना जाए। एक तरफ फ्लोरिडा में शांति समझौते पर चर्चा होने वाली है तो दूसरी तरफ पुतिन सेना की वर्दी पहनकर वॉर जोन पहुंचे। ये 1 महीने में दूसरी बार है जब पुतिन सेना की वर्दी में दिखे और पुतिन का सेना की वर्दी में दिखता यूक्रेन और यूरोप के लिए शुभ संकेत नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेना की वर्दी में दुनिया के सामने आना कोई साधारण बात नहीं है। वो ऐसा तभी करते हैं जब दुनिया को कोई बड़ा और सख्त संदेश देना चाहते हैं और ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात से ठीक पहले ही पुतिन ने ऐसा ही कुछ किया। एक तरफ ज़ेलेंस्की ट्रंप की शरण में गए तो दूसरी तरफ पुतिन ने वॉर जोन की कमान संभाल ली और उनके कमान संभालते ही यूक्रेन दहन का अंतिम चरण शुरू हो गया। कीव पर बारूदी वर्षा तेज हो गई, बाकी यूक्रेन भी धधकने लगा। इन हमलों से पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए, साथ ही ज़ेलेंस्की को साफ संदेश दे दिया है कि अगर शांति नहीं चाहिए तो उनकी सेना तैयार है। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि युद्ध विराम अगर होगा तो वो रूस की शर्तों पर ही होगा, वरना रूस सैन्य ताकत से अपने सभी लक्ष्य हासिल करे। पुतिन के तेवर से साफ है कि अगर फ्लोरिडा में होने वाली बैठक विफल रही तो अगला साल यूक्रेन के लिए बहुत कष्टकारी होगा। अब हर किसी की नजरें ट्रंप पर अटकी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ज़ेलेंस्की के रुख से नाराज दिख रहे हैं। ट्रंप पहले से ही इस बात पर भड़के हुए हैं कि उनके 28 बिंदुओं वाले प्रस्ताव को बदलकर 20 बिंदुओं पर लाया गया। उसमें भी यूक्रेन ने अपनी शर्तें कड़ी कर दी। ज़ेलेंस्की के 20 बिंदुओं वाले प्रस्ताव में कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन पर रूस सहमत नहीं होगा। ज़ेलेंस्की की शर्तें हैं कि यूक्रेन की संप्रभुता को औपचारिक मान्यता दी जाए, रूस यूक्रेन के बीच नॉन एग्रेशन समझौता किया जाए, यूक्रेन को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी मिले, शांतिकाल में यूक्रेनी सैनिकों की संख्या 8 लाख रहे, यूएस, नाटो और यूरोप आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी दे, रूस अगर हमला करे तो उस पर सब मिलकर पलटवार करें, यूक्रेन को ईयू सदस्य बनाने की तारीख तय हो, ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट 50-50% यूक्रेन यूएस का, मिलिट्री कॉन्टैक्ट लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल घोषित किया जाए,
रूस निप्रोपेट्रोवस्क, मिकोलेव, सूमी और खार्किव से सेना हटाए। शांति वार्ता पर हस्ताक्षर होते ही पूर्ण युद्ध विराम लागू हो। यूक्रेन को काला सागर में व्यापारिक गतिविधि करने दी जाए। ये वो बिंदु हैं जिन पर पुतिन का राजी होना मुश्किल है, जिसका जिक्र पुतिन ने कई बार किया है। उनका साफ कहना है कि रूस शांति समझौते को तैयार है, बाकायदा बातचीत उस शर्त पर हो जिसका जिक्र उन्होंने जून 2024 में किया। दरअसल पुतिन की शर्तों की कुछ प्रमुख बिंदु की बात करें तो यूक्रेन को संविधान में बदलाव करना होगा। यूक्रेन नाटो का सदस्य कभी नहीं बनेगा। नाटो यूक्रेन में सेना तैनात नहीं कर सकता। यूक्रेन में 100 दिनों के अंदर चुनाव कराने होंगे। रूस के लिए कोई बड़ा सैन्य प्रतिबंध नहीं रहेगा। रूस को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाएगा। यूक्रेन अपनी सैन्य क्षमता को आधा करेगा। रूसी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलेगा। साल के अंत में जिस तरीके से रूसी सेना यूक्रेन पर आक्रामक है, उससे साफ है कि रूस किसी भी कीमत पर उन यूक्रेनी इलाकों को नहीं खाली करने वाला जिस पर उसका कब्जा हो गया। हालांकि कुछ इलाकों को लेकर पुतिन समझौता कर सकते हैं, लेकिन 6 ऐसे इलाके हैं जिस पर पुतिन अब तक दावा ठोक रहे हैं और ज़ेलेंस्की पर अपनी शर्त मनाने का दबाव बना रहे हैं। पुतिन का साफ कहना है कि डोनबास पर यूक्रेन को अधिकार छोड़ना होगा। डोनेस्क रूस की सेना के कब्जे में रहेगा। लुहांस्क में रूस अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा। वहीं क्रीमिया को रूस के हिस्से के तौर पर मान्यता देनी होगी। खेरसोन पर जिन हिस्सों पर रूसी कब्जा है वो रूस के हिस्से में आएगा। वहीं ज़ैपोरिज़िया को लेकर भी पुतिन का यही दावा है। वहीं पुतिन और ज़ेलेंस्की में जो इलाका साख का सवाल बना हुआ है वो है डोनबास, जिसे पुतिन किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। तो वहीं ज़ेलेंस्की इसे यूक्रेन की संप्रभुता मानते हैं और किसी भी कीमत पर रूस को देने को तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि डोनबास पर फैसला जनमत संग्रह से है, लेकिन उससे पहले रूस 60 दिन का सीज फायर करे, जो कि मुमकिन होता नहीं दिख रहा। हालांकि पुतिन इस बात को बखूबी जानते हैं कि यूक्रेन रूस की शर्तों को नहीं मानेगा, क्योंकि यूक्रेन को लगता है कि यूरोपीय मदद से वो रूस को जंग में पीछे धकेल सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन में रूस ने इतने बड़े हमले किए हैं जिससे पूरे कीव में ब्लैकआउट है। आधा यूक्रेन अंधेरे में डूब चुका है। बर्फबारी में लोग सड़कों पर आग जलाकर रात गुजारने को मजबूर हैं। अभी भी रूस से ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक जारी है। इस हमले में कीव के बांध को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अगर डैम टूटा तो पूरा कीव डूब सकता है। कीव से लेकर खार्किव तक हमले किए जा रहे हैं। यह संकेत है कि अब नए साल पर रूस रुकने वाला नहीं। फ्लोरिडा में अगर वार्ता विफल हुई तो रूस आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, जिसके बाद जंग का दायरा यूरोप तक फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रुक करता है बांग्लादेश का, जहां एक मिस्ट्री गर्ल मीडिया की सुर्खियों में है और अक्सर आप बांग्लादेश की हिंसा के बारे में सुनते होंगे, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखते होंगे, लेकिन आज हम उस चेहरे से पर्दा उठाएंगे जिसको लेकर ढाका से इस्लामाबाद तक चर्चा है, जिसमें लोगों को शेख हसीना और खालिदा जिया का अक्स दिख रहा है। आखिर कौन है ये मिस्ट्री गर्ल, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंसा की आग में जलते बांग्लादेश में यह चेहरा टॉप ट्रेंडिंग है। उबलते बांग्लादेश में हर तरफ इस मिस्ट्री गर्ल की चर्चा है। कोई गूगल में चेक कर रहा है तो कोई इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल ढूंढ रहा है। कई लोग बैकग्राउंड भी पता कर रहे हैं। जितने लोग उतने सवाल, लेकिन चेहरा सिर्फ एक। तो फिर कौन है ये ग्लैमरस गर्ल जो इतनी वायरल हो रही है? आखिर क्या है उसका ढाका प्लान जिसे लेकर इतनी बेचैनी है? इस सवाल का जवाब आपको कुछ हद तक इन तस्वीरों से मिल गया होगा। तारीख 24 दिसंबर 2025। देर रात लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से बांग्लादेश एयरलाइंस के एक विमान ने उड़ान भरी, जिसमें खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान अपनी पत्नी के साथ सवार थे और साथ में बैठी थी मुस्कुराती मिस्ट्री गर्ल। ये कोई और नहीं बल्कि तारिक रहमान की बेटी और बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया की पोती है।
जिनका नाम है जायमा रहमान। उम्र है सिर्फ 30 साल और लंदन में बैरिस्टर है। जायमा की उम्र भले ही छोटी है, लेकिन लोगों को उनमें बांग्लादेश का भविष्य दिख रहा है। जायमा रहमान पहली बार सुर्खियों में तब आई जब वो सिर्फ 6 साल की थी। साल था 2001 जब वो अपनी दादी खालिदा जिया के साथ एक मतदान केंद्र में दिखी। तब खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जबरदस्त जीत मिली थी। दादी पोती की ऐसी कई पुरानी तस्वीरें आजकल ढाका के राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय हैं। सत्रह वर्ष बाद जब खालिदा जिया ने अपनी पोती को देखा तो उनका प्यार जायमा के लिए किस कदर उमड़ पड़ा, यह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। उनका हाथ वो छोड़ नहीं रही थी। पोती से मिलकर वो काफी भावुक हो गई। खालिदा जिया 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। 2 बार वो 5-5 साल के लिए पीएम बनी, जबकि 1 बार उनका कार्यकाल सिर्फ 12 दिनों का रहा। जायमा उसी रसूखदार राजनीतिक परिवार की नई पीढ़ी हैं। वो खुद भी ये संकेत दे रही हैं कि बांग्लादेश की राजनीति में उनकी बहुत रुचि है और वो देश के लिए कुछ करना चाहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, मैं देश के पुनर्निर्माण में योगदान देकर और जमीनी स्तर पर लोगों से सीधे जुड़कर सर्वोच्च भूमिका निभाने की आशा करती हूं। लंबे अरसे बाद विदेश से लौटने पर उनकी मंशा सीधे सीधे पॉलिटिक्स से जुड़ने की दिख रही है। फिलहाल उनके पिता तारिक रहमान बीएनपी की तरफ से पीएम की रेस में हैं, लेकिन उनकी बेटी ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। जायमा के शब्द अभी से किसी मंजे हुए राजनेता की तरह है। कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना है, ये उन्हें बखूबी आता है। जिसकी ट्रेनिंग शायद उन्हें परिवार से पहले ही मिल गई थी। उनके दादा जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। उनकी दादी खालिदा जिया प्रधानमंत्री पद पर रह चुकी हैं। जायमा ने क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कानून की पढ़ाई की है। अब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबके सामने है। बांग्लादेश में जायमा पहले भी सुर्खियों में रही हैं। 2021 में अवामी लीग के मंत्री मुराद हसन ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। सियासत में उनकी सक्रियता पिछले साल से बढ़ी है। जुलाई 2024 की छात्र क्रांति के बाद अपने पिता की जगह वो खुद कई कार्यक्रमों में जाने लगी। यहां तक कि 23 नवंबर को बीएनपी की उस मीटिंग का हिस्सा रही जिसमें यूरोप के प्रतिनिधि भी थे। हालांकि जायमा ने अब तक चुनाव लड़ने या पार्टी में कोई पद लेने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनकी सक्रियता से ये साफ है कि आने वाले समय में वो बांग्लादेश की राजनीति में एक्शन मोड में आ सकती हैं। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें भविष्य की शेख हसीना या खालिदा जिया के रूप में देख रहे हैं। हिंसा और तनाव वाले बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में चुनाव है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बीएनपी में युवा चेहरा बन सकती है और आने वाले आम चुनाव में पार्टी को इसका फायदा भी मिल सकता है। युवाओं में उनका क्रेज है। वैसे भी बीएनपी और तारिक रहमान पर पहले से भ्रष्टाचार के दाग है। ऐसे में वो अपनी बेटी को पार्टी का नया चेहरा बना सकते हैं। भले ये फैसला मौजूदा चुनाव में ना हो, मगर फ्यूचर में यह होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। किसी देश ने अगर अपनी बेइज्जती कराने का रिकॉर्ड बनाया है तो वो देश है पाकिस्तान। हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति निजी दौरे पर पाकिस्तान गए तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर से लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनकी चापलूसी में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो चाहते थे कि यूएई के राष्ट्रपति इस्लामाबाद का भी दौरा करें, लेकिन यूएई के राष्ट्रपति ने मुनीर और शहबाज के न्योते को ठुकरा दिया। असल में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन नायान दुर्लभ पक्षियों का शिकार करने के लिए पाकिस्तान गए थे। इसके बाद पाकिस्तान की कैसे हुई फजीहत और अरब देशों के शाही परिवार के लोग शिकार के लिए क्यों जाते हैं पाकिस्तान, समझिए इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान की फिर हुई घनघोर बेइज्जती। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। एक बार फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े दावे झूठे साबित हो गए।
और पाकिस्तान की हालत इतनी शर्मनाक बन गई कि उसे जवाब देते नहीं बन रहा है। दरअसल पाकिस्तान की बेइज्जती का पूरा वाकया ये है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शुक्रवार को पाकिस्तान पहुंचे थे। इस दौरान आर्मी चीफ आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार ने रावलपिंडी एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया, लेकिन यूएई के राष्ट्रपति इस्लामाबाद नहीं गए। यूएई के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान यात्रा के दौरान पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात नहीं की। वो इस्लामाबाद में राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री आवास भी नहीं गए। कहा जा रहा है कि यूएई के राष्ट्रपति ने मुनीर और शहबाज शरीफ की तरफ से इस्लामाबाद आने के न्योते को ठुकरा दिया। ऐसे में अब ये पूरा दौरा पाकिस्तान सरकार के लिए शर्मिंदगी की वजह बन गया है। पाकिस्तान के मंत्रियों को इस पर सफाई देनी पड़ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इस्लामाबाद के न्योते को क्यों ठुकरा दिया? उन्होंने उसे कोई अहमियत क्यों नहीं दी? आखिर यूएई के प्रेसिडेंट सिर्फ एक दिन के लिए पाकिस्तान क्यों गए थे? पाकिस्तान ने यूएई के प्रेसिडेंट के दौरे को आधिकारिक यात्रा बताया था, लेकिन यूएई के राष्ट्रपति ने अपनी इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान के नेताओं को कोई भाव नहीं दिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भी उन्होंने एयरपोर्ट पर ही महज कुछ देर के लिए बातचीत की। मुनीर तो इस दौरान उनके कान में कुछ फुसफुसाते भी देखे गए। जब यूएई के प्रेसिडेंट ने अपने इस दौरे में पाकिस्तानी नेताओं और आर्मी चीफ को कोई भी तवज्जो नहीं दी और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने घोर बेइज्जती का सामना करना पड़ा, तो बाद में पाकिस्तान सरकार को मजबूरी में ये सफाई देनी पड़ी कि यूएई के प्रेसिडेंट का दौरा सिर्फ एक दिन के लिए था। असल में यूएई के राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी नेताओं द्वारा उनके स्वागत और चापलूसी के बजाय अपने निजी कार्यक्रम को ज्यादा अहमियत दी। लेकिन पूरे पाकिस्तान में इस दौरे को लेकर इतना ढिंढोरा पीटा गया मानो यूएई के साथ पाकिस्तान की कोई बड़ी डील होने जा रही है। अब पाकिस्तान में चारों तरफ मुनीर और शहबाज सरकार की वजीहत हो रही है। यूएई के प्रेसिडेंट लगभग 5 घंटे तक रावलपिंडी के आर्मी हाउस में मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि उनकी यात्रा का मकसद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तरफ से आर्मी हाउस में आयोजित एक निजी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होना था। इसके बाद यूएई के प्रेसिडेंट शिकार करने के लिए रहीम यार खान रवाना हो गए। दरअसल यूएई के शाही परिवार के सदस्य अक्सर रहीम यार खान में शिकार के लिए जाते रहे हैं और वहां विलुप्त हो रहे पक्षी द ग्रेट इंडियन बस्टेड का शिकार करते रहे हैं। उस इलाके में उनका निजी महल भी है। अक्सर सर्दियों के महीनों में यूएई के शाही परिवारों के लोग वहां शिकार करने जाते हैं। पाकिस्तान उनको हंटिंग का परमिट करोड़ों डॉलर में बेचता है और उनसे फायदा उठाता है। पाकिस्तान इस दुर्लभ पक्षी के शिकार के लिए अपने तीनों प्रांतों सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में अलग अलग जगह खाड़ी देशों के शाही परिवारों को मुहैया कराता है और उनसे मोटा पैसा कमाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब पाकिस्तान की बात, वहां इमरान खान बनाम आसिम मुनीर की लड़ाई और पंजाबी बनाम पठानों की लड़ाई बनती जा रही है और पंजाब प्रांत से खैबर की दुश्मनी भी बढ़ती जा रही है और इस दुश्मनी के चक्कर में इस्लामिक मुल्क का नाश हो रहा है। गृह युद्ध जैसे हालात हैं, कई टुकड़े पाकिस्तान की नौबत है। नया मामला है क्या? पंजाबी मुस्लिम मुनीर के निशाने पर पठान इमरान के अलावा उनकी पार्टी के हजारों नेता कार्यकर्ता और यहां तक कि मुख्यमंत्री भी कैसे आ चुके हैं, उन सबको किस तरह टॉर्चर किया जा रहा है, ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। पंजाबी वर्सेस पठान, गृह युद्ध में फंसा पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पठान, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पंजाबी मुस्लिम। दोनों की अदावत पुरानी। इस चक्कर में मुनीर अदियाला जेल में 2 साल से बंद इमरान खान पर यातनाएं बेहिसाब कर रहे हैं।
इमरान पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पीटीआई के समर्थक और नेता 2 साल से आवाज उठा रहे हैं, रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब वो सब भी मुनीर के टारगेट पर। खैबर से लाहौर तक मुनीर का टॉर्चर बेहिसाब सह रहे हैं। लाहौर की विधानसभा के अंदर से वायरल ये नया वीडियो देखिए। इमरान खान के लिए इंसाफ की मांग को लेकर खैबर के सीएम सोहेल अफरीदी 3 दिन के लिए लाहौर पहुंचे थे। लाहौर में बड़ी रैली करना चाहते थे। वो लाहौर विधानसभा के अंदर गए थे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, धक्का मुक्की और मारपीट की, उनके प्रतिनिधियों से बदसलूकी की। सीएम अफरीदी ने घटना की कड़ी निंदा की। ऐसे बर्ताव को मार्शल लॉ बताकर चिंता जताई। ये देखो, पंजाबी वर्सेस पठान, गृह युद्ध में पाकिस्तान। पीटीआई का यह भी आरोप है कि पंजाब पुलिस ने लाहौर में पार्टी समर्थकों के दर्जनों वाहनों को दाखिल होने से रोक दिया। उन लोगों की गाड़ियों को रोक दिया गया जो खैबर सीएम के साथ प्रदर्शन के लिए आए। आरोप यह भी लगाए कि तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रदर्शन को विफल करने के लिए मुनीर ने पार्टी के 1000 से ज्यादा समर्थकों को अरेस्ट करवा लिया। पीटीआई का गंभीर आरोप है कि मुनीर ने पाकिस्तान में लोकतंत्र को खत्म कर दिया। हालांकि सच ये है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी था ही नहीं। बंटवारे के बाद से ज्यादातर समय वहां तानाशाहों का शासन रहा है। आज कहने के लिए वहां के पीएम भले ही शहबाज शरीफ है, लेकिन सिक्का तानाशाह आसिम मुनीर का ही चल रहा है। जो भी उनके खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही माना जाता है। विरोधी नेताओं के खिलाफ हाल ही में आसिम मुनीर नई टॉर्चर पॉलिसी भी लेकर आए हैं। मुनीर ने इमरान को देशद्रोही वाली इसी कैटेगरी में रखा है। मुनीर की नजर में इमरान तब से खटक रहे हैं जब वो 2019 में देश के पीएम और मुनीर आईएसआई के चीफ। उस समय इमरान ने मुनीर को इस पद से बेदखल किया था, लेकिन अब सीन बदल चुका है। सीडीएफ बनने के बाद मुनीर के हाथों में असीम शक्ति आ चुकी है और इमरान खान जेल के अंदर यातनाएं सहने को मजबूर है। दरअसल पाकिस्तान में ये लड़ाई 2 ताकतवर लोगों के बीच की निजी कम जातीय ज्यादा है। इसके साए में पंजाबी बनाम पठान का दशकों पुराना वो संघर्ष है जिसके कारण खैबर पख्तूनख्वा के लोग पंजाब प्रांत के लोगों को पसंद नहीं करते और पंजाब के धनी और शक्तिशाली लोग खैबर के लोगों को पाकिस्तानी नहीं मानते। पीटीआई नेता और खैबर के सीएम सोहेल अफरीदी को इसी वजह से कहना पड़ा, पाकिस्तान में पश्तूनों की स्थिति भेड़ बकरियों और कीड़े मकोड़ों जैसी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पंजाबी वर्सेस पठान, गृह युद्ध में फंसा पाकिस्तान। पाकिस्तान की इस लड़ाई को करीब से देखने वाले जानकार मानते हैं कि वहां दशकों से सत्ता के केंद्र में पंजाब के लोग रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाई पंजाब से आते हैं। नवाज शरीफ का लंबा शासन रहा है, अब शहबाज पीएम। आसिम मुनीर खुद पंजाब से संबंध रखते हैं। वो अब तीनों सेनाओं की कमान संभाल रहे हैं। सकते हैं कि फौज से लेकर ब्यूरोक्रेसी और संसाधनों के बंटवारे तक पंजाबी ही पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं। इस मुकाबले में देखें तो पठान या पश्तून समुदाय को हमेशा हाशिए पर धकेला जाता रहा है। इसके अलावा खैबर और बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक भी पंजाब के लोग ही जताते हैं। खैबर और बलूचिस्तान का गंभीर आरोप है कि उनकी नदियों का पानी तक उन्हें नसीब नहीं होता। इस्लामाबाद से खैबर और बलूचिस्तान के गुस्से का यह भी एक प्रमुख कारण है। पश्तूनों को बहुत गुस्सा है। 10 साल पहले पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट शुरू हुई थी, पश्तून डिग्निटी मूवमेंट, क्योंकि जब जंग हुआ था सोवियत संघ के साथ, सबसे ज्यादा कुर्बानी पठानों ने दी थी और जो अफगानिस्तान के लोग लड़े थे मुजाहिदीन सोवियत संघ के अगेंस्ट, वो सब पठान थे। लेकिन फायदा किसको होता है? उनके जो प्राकृतिक साधन है वो सारे पंजाब जाते हैं। पंजाबी वर्सेस पठान,
गृह युद्ध में फंसा पाकिस्तान। खैबर में पश्तून बहुसंख्यक हैं। इमरान को वो अपना सच्चा लीडर मानते हैं जो उनके हकों की आवाज बुलंद करते हैं। खैबर और पश्तून बेल्ट में इमरान की लोकप्रियता आज भी जबरदस्त है, जिससे मुनीर असहज महसूस करते हैं। अब चूंकि इमरान खान भी पठान है और असीम मुनीर पंजाबी, इसलिए मुनीर इमरान खान को जातीय आधार पर भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। 100% आसिफ मुनीर तो पंजाबी है। इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि वो पठान है, मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे लोगों ने बताया कि ये पठान नहीं है। इसका पूरा नाम है इमरान खान न्याजी। ये जो है आदमी, ये इसकी फिलॉसफी, ये इस्लामिस्ट है और ये जिहादी है। ये पिंजरे वाली मुनरिया जिसको आप आसिफ मुनीर कहते हैं, मुन्नी भाई, ये भी इस्लामिस्ट है, ये भी जिहादी है। फिलॉसफी दोनों की एक है, लेकिन मुन्नी बाई को कोई पसंद नहीं करता, फौज में भी पसंद नहीं करते। इमरान खान को बहुत से लोग पाकिस्तान में पसंद करते। कुल मिलाकर देखें तो पंजाबियों और पठानों के बीच का ये टकराव पाकिस्तानी नक्शे के लिए अच्छा नहीं। ये तकरार गृह युद्ध की शक्ल ले सकती है। ऐसा हुआ तो मुनीर का तख्त हिलने और पाकिस्तान के टूटने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान की पंजाब और पठान वाली जंग तो आपने देख ली। अब आपको पाकिस्तान के उस डर से रूबरू करवाते हैं जो ना सिर्फ उसकी सरहदों पर दिख रहा है, बल्कि उसके ताकतवर जनरल के बेडरूम तक पहुंच चुका है। इन दिनों पाकिस्तान की फिजाओं में बारूद की गंध के साथ डर भी तैर रहा है। ये भय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के घर से लेकर भारत के साथ सटी उसकी सीमाओं तक व्याप्त है। हालात ये हैं कि बंदूक के दम पर असीमित ताकत हासिल करने वाले आसिम मुनीर आज खुद अपनी जान के खौफ में हैं। नींद आंखों से कोसों दूर भारत से लगी पाकिस्तान की सरहदों को सील किया जा रहा है। आखिर पाकिस्तान की फिजा में डर का इतना माहौल है क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की ये तस्वीरें आज भी पाकिस्तान को डराती हैं। 7 मई की रात को हुए धमाकों की गूंज अब भी इस्लामाबाद के गलियारों में सुनाई देती है। इस संघर्ष को करीब 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन शहबाज शरीफ आज भी बेचैन और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नींद भी पूरी तरह उड़ चुकी है। उन दोनों के हालात को आप इन 2 तस्वीरों से समझिए। शहबाज शरीफ को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सता रहा है। डर भी ऐसा कि उन्होंने LOC पर पाकिस्तान की तरफ से चौकसी बढ़ाने का आदेश दे दिया। एंटी ड्रोन सिस्टम समेत भारी हथियारों की तैनाती कर दी गई और उधर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जनरल आसिम मुनीर को अपनी जान का डर सता रहा है। वो इस कदर डरे हुए हैं कि रात को सोते वक्त भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहे हैं। ये दावा किया है इमरान खान के पूर्व सलाहकार शहजाद अकबर ने। सबसे पहले नजर डालते हैं पाकिस्तान की सरहदों पर चल रही हलचल पर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सटीक और विध्वंसक हमलों की दहशत अब तक पाकिस्तान के दिल में बैठी हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसी डर के चलते पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर तेजी से एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर रहा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर में जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान का रडार सिस्टम तबाह किया, तभी उसे भारतीय ड्रोन की मारक क्षमता का असली अंदाजा हुआ। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसी ऑपरेशन में हमने पाकिस्तान के तमाम एयरबेस भी तबाह किए, लेकिन पाकिस्तान इस बात को पूरी दुनिया से छिपाता रहा। लेकिन आखिरकार वहां के विदेश मंत्री इशाक डार ने कबूल लिया कि ऑपरेशन सिंदूर ने उसे बहुत गहरे जख्म दिए। नूर खान एयरबेस समेत कई एयरबेस के तबाह होने के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार कबूल ली। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत की तरफ कई ड्रोन दागे।
लेकिन भारतीय सेना ने उसके तमाम ड्रोन्स को हवा में ही ढेर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी थी। ना वो भारतीय ड्रोन रोक पाया, ना मिसाइलों। अब उसे भारत की तरफ से स्वॉर्म ड्रोन अटैक का डर सता रहा है, जिसे रोकने के लिए हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम जरूरी होते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसी डर की वजह से वो हड़बड़ी में ये सिस्टम तैनात कर रहा है। हड़बड़ाहट और घबराहट सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं। यह हड़बड़ाहट पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी दिखा रहे हैं। इसी घबराहट की वजह से वो हर रात बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सो रहे हैं। उन्हें डर यह है कि कहीं कोई नींद में ही गोली मार कर ना चला जाए। सवाल यह है कि मुनीर को आखिर डर किससे है? अपने खिलाफ जा रहे जनरल से, सेना के खिलाफ भड़की हुई आवाम से, उन राजनीतिक पार्टियों से जिनका वो दमन कर रहे हैं, या फिर तालिबान के लड़ाकों और बलोच विद्रोहियों की वजह से? वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सो रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर आसिम मुनीर के डर का सबसे बड़ा सबूत है। इस तस्वीर में आसिम मुनीर ने अपनी यूनिफॉर्म के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। ये जैकेट उसकी झूठी बहादुरी की पोल खोल रही। सोचिए, जो शख्स खुद के सीने पर बहादुरी के मेडल लगाकर घूमता है, उसे सोते वक्त भी बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए। यह कमाल सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमारी अगली खबर उन लोगों को बहुत ध्यान से देखनी चाहिए जो नए साल का जश्न मनाने के लिए पहाड़ों में जाने का प्लान बना रहे हैं या फिर किसी धार्मिक स्थल पर जाकर नववर्ष की शुरुआत करना चाह रहे हैं। क्योंकि कई लोग नए साल के जश्न के लिए परिवार के साथ किसी सुकून वाली जगह पर जाना पसंद करते हैं, लेकिन उस जगह पर जाकर अगर आपका बचा कुचा सुकून भी छिन जाए तो आप क्या करेंगे? क्योंकि पहाड़ों पर भीड़ ओवरलोड हो चुकी है और प्रतिष्ठित मंदिरों के ऐसे हालात हैं कि वहां कदम रखने तक की जगह नहीं बची। इसलिए प्लान बनाने से पहले इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। पहाड़ों पर पर्यटकों का सैलाब, मंदिर में श्रद्धालुओं का अंबर। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। बेहिसाब गाड़ियां और हजारों पर्यटक नए साल का जश्न मनाने की फिराक में पहाड़ों के इकोसिस्टम पर कैसा दबाव पड़ रहा है, इस बात से ये सब अनजान है। मनाली से मैक्लोडगंज और धर्मशाला तक डराने वाली स्थिति है। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें, चंद मिनटों के सफर तय करने में कई घंटे लग रहे हैं। जो लोग इस उम्मीद में गए थे कि पहाड़ों के बीच सुकून में वक्त बिताएंगे, उनके दिन और रातें जाम में फंसी गाड़ियों के अंदर बीत रहे हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और उसके बाद तय कीजिए कि आपको भी इस जाम का हिस्सा बनना है या घर के अंदर ही सुकून से नए साल का जश्न मनाना है। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी सैलानियों की भीड़ से संकट खड़ा हो रहा है। तमाम पर्यटन स्थल फुल हो चुके हैं, फिर चाहे मसूरी हो, ऋषिकेश हो या नैनीताल ही क्यों ना हो। पहाड़ों पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हो रहे इस टूरिस्ट स्लाइड से लोग परेशान हैं। पहाड़ों की हालत तो आपने देख ली, अब आपको नए साल पर पिछले कुछ वर्षों से बदल रहा एक और ट्रेंड दिखाते हैं, जिसमें भीड़ सिर्फ पहाड़ों पर नहीं होती बल्कि लोग देश के मंदिरों की ओर कूच कर जाते हैं। इसका एक प्रमाण वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से आया, जहां इतनी जबरदस्त भीड़ है जिसे देखकर एक बार के लिए आप भी सोच में पड़ जाएंगे।
जाहिर तौर पर एक एक दो घंटे से जो तमाम लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। पुलिस व्यवस्था कर रही है, प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, लेकिन भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो लोग घरों में रहें। 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच हो सके तो ना आए, लेकिन श्रद्धालु अपने ठाकुर जी के, अपने बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में इसी तरीके से यहाँ वृंदावन में इकट्ठा हो रहे हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए बेहिसाब लोग पहुंच चुके हैं। मंदिर जाने वाले मार्ग पर श्रद्धालुओं की ठसाठस भीड़, और डराने वाली बात यह है कि इस भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद हैं। हालत ये हो गई है कि प्रशासन को लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि 5 जनवरी तक मंदिर जाने से बचें, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं। देखिए, जैसी संभावनाएं थी कि वृंदावन में आने वाला क्राउड 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक प्रॉपर रहेगा, वहीं देखते हुए पिछले 21 तारीख से भीड़ वृंदावन आनी शुरू हो गई थी। तभी हमने आगाह कर दिया था कि भीड़ बहुत ज़्यादा चल रही है, वृंदावन ना आए, क्योंकि वृंदावन एक लिमिटेड एरिया है और यहाँ साधन भी लिमिटेड हैं। गेस्ट हाउस, आश्रम और जो भी सुविधाएं हैं वो एक सीमित हैं। ओवरलोड होने की वजह से सब कुछ फुल हो चुका था, इसलिए हमने मना किया था कि लोग वृंदावन ना आए, लेकिन शायद लोगों ने हमारी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ बिल्कुल बताएं, 5 तारीख तक एक तो बिल्कुल नहीं आए।